प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला हिंदी प्राध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क जिला कैथल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में निहित विकारी शब्द विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की प्रस्तुति मेरी विकारी शब्द भाग 2 के नाम से है। इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको विकारी शब्द के शेष 2 भाग विशेषण एवं क्रिया का सचित्र उदाहरण सहित वर्णन समझाऊंगा। आओ आज की प्रस्तुति की ओर चलें। विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति के जो उद्देश्य हैं वे निम्न प्रकार से हैं। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे विकारी शब्द का क्या अर्थ है, विकारी शब्द के कितने भेद हैं, विशेषण का उदाहरण सहित वर्णन, क्रिया का उदाहरण सहित वर्णन तथा हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों का क्या महत्व है। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आपको विकारी शब्द के अर्थ से परिचित करवाता हूँ। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण विकार उत्पन्न हो या जिनके रूप में परिवर्तन हो, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला भेद संज्ञा, दूसरा भेद सर्वनाम, तीसरा भेद विशेषण और चौथा भेद क्रिया। आज हम विशेषण एवं क्रिया का सचित्र उदाहरण सहित विस्तृत अध्ययन करेंगे। विकारी शब्द के उदाहरण जैसे लड़का, अगर हम इसका लिंग बदलें लड़की, वचन बदलें लड़के, तो यहाँ मेरा कहने का भाव यह है कि जिस शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो आओ आज की प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं। आपके समक्ष आज की प्रस्तुति की पहली स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखें। स्लाइड में आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर घोड़े की है, दूसरी तस्वीर मिर्च की है जिसका हम प्रयोग खाना बनाने में करते हैं। इसके नीचे आप देखिए सफ़ेद घोड़ा तथा दूसरे चित्र के नीचे लाल मिर्च। यहाँ सफ़ेद और लाल शब्द जो हैं घोड़ा और मिर्च संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अब आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। पहले तस्वीर के नीचे लिखा है छोटा बच्चा रो रहा है। दूसरी तस्वीर के नीचे लिखा है सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ छोटा और सफ़ेद शब्द संज्ञा के रूप, रंग व आकार का बोध करा रहे हैं। अतः लाल अक्षरों में लिखे शब्द छोटा तथा सफ़ेद विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब आप इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में पहली तस्वीर के नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा है विशाल हाथी। दूसरी तस्वीर के नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा है काले बादल। विद्यार्थियों, यहाँ विशाल और काले शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि इस चित्र के उपरांत हम इस पर चर्चा करेंगे। आपने जो पिछली स्लाइड में तस्वीर देखी वह मेट्रो ट्रेन की थी। अब इन वाक्यों को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दिल्ली मेट्रो आज़ाद भारत की पहली मेट्रो परियोजना है।
आज़ाद भारत की अर्थात स्वतंत्र भारत की। इसने दिल्ली जैसे विशाल शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बना दिया है। यह अपने सुंदर डिब्बों, स्वच्छ स्टेशनों और तेज गति के कारण एक सफल परियोजना मानी जाती है। विद्यार्थियों, उपर्युक्त वाक्यों में आज़ाद, पहली, विशाल, सुगम, सुंदर, स्वच्छ, तेज और एक सफल, जो ये लाल अक्षरों में लिखे शब्द हैं, संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अर्थात ये सभी शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब इन निम्न वाक्यों को जो है आप ध्यान से देखो तथा पढ़ो। बेचारे, वे कर भी क्या सकते थे। किस्मत का मारा वह इधर से उधर भटकता रहा। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में लाल अक्षरों में लिखे बेचारे और किस्मत का मारा जो ये शब्द हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों शब्द सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। आपने चित्र को ध्यानपूर्वक देखा तथा नीचे लिखे कथनों को पढ़ा। आओ अब जानें क्या निष्कर्ष निकलता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, जो कि एक विकारी शब्द है। ठीक ही कहा गया है। गुण, दोष, रंग और आकार, माप तोल, संख्या, परिमाण, शब्द जो देते इनका ज्ञान, विशेषण ही है उनका नाम। विशेषण के भेद ध्यान से सुनिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण तथा चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। विद्यार्थियों, इस स्लाइड पर दिखाए गए चित्रों को ध्यान से देखें व समझें। पहली तस्वीर मोटा लड़का, दूसरी तस्वीर गोल चांद। यहाँ मोटा और गोल शब्द संज्ञा के आकार का बोध करा रहे हैं। अब इस स्लाइड को देखिए। इसमें पहले तस्वीर के नीचे लिखा है छोटा बच्चा रो रहा है। दूसरी तस्वीर के नीचे लिखा है सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ छोटा और सफ़ेद शब्द संज्ञा के रूप, रंग व आकार का बोध करा रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा के या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है इसे जानें। जिन विशेषण शब्दों में किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे मोटा, सुंदर, मेहनती, काला, गोल, जवान, बूढ़ा, दुर्बल, ईमानदार आदि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। गुण, गुण में कौन से आते हैं? अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, सही, पवित्र, योग्य, बुद्धिमान, आलसी, परिश्रमी, दुष्ट, पापी आदि। इसी प्रकार आकार प्रकार संबंधी में लंबा, छोटा, मोटा, पतला,
चौड़ा, चौरस, आयताकार, गोलाकार आदि। रूप रंग के अंतर्गत काली पीली, सुंदर गुलाबी, लाल हरा, पीला नीला, चमकीला, मैला, सफ़ेद, सांवला, गेहुआ आदि। दशा अवस्था में देखिए, धनवान, स्वस्थ कमजोर, दुर्बल, दरिद्र, रोगी बूढ़ा, पतला आदि। स्थान देश काल में जो विशेषण आते हैं, शहरी ग्रामीण, चीनी जापानी, प्राचीन, भारतीय, आगामी आदि। इसी प्रकार स्वाद तथा गंध के अंतर्गत फीका, तीखा, बदबूदार, खट्टा, मीठा, चरचरा, सुगंधित, गंधहीन आदि विशेषण आते हैं। अब इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए। स्लाइड में आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। पहली तस्वीर के नीचे लिखा है 3 बच्चे, दूसरी तस्वीर के नीचे लिखा है 7 विद्यार्थी। यहाँ 3 तथा 7 संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखें। यह तस्वीर एक पुस्तकालय की है। क्या लिखा हुआ है? पुस्तकालय में बहुत पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ बहुत विशेषण का कार्य कर रहा है। आपने जो चित्र देखे, उन दोनों चित्रों में 3, 7 तथा बहुत शब्द संज्ञा की संख्या या गिनती का बोध करा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 लोग, प्रथम स्थान, 7वीं कक्षा, बहुत लोग आदि। इनमें 10, प्रथम, 7वीं तथा बहुत लाल अक्षरों में लिखे ये शब्द संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। विद्यार्थियों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 2, 3, 4, 40 साल, 5 साल, पहला, दूसरा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध हो, अर्थात निश्चित संख्या का बोध न हो, जैसे कुछ, बहुत, काफ़ी, कई आदि। यहाँ कुछ, बहुत, काफ़ी, कई ऐसे विशेषण हैं जहाँ संख्या निश्चित नहीं है। अतः ये सभी विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इस स्लाइड को आप ध्यानपूर्वक देखें। 2 तस्वीरें आपके समक्ष हैं। पहली तस्वीर के नीचे लिखा है 1 किलो मिठाई। दूसरी तस्वीर के नीचे लिखा है थोड़ा नमक। यहाँ 1 किलो तथा थोड़ा, ये दोनों शब्द वस्तु या पदार्थ की मात्रा अर्थात परिमाण का बोध करा रहे हैं। उपर्युक्त चित्रों में, अर्थात जो आपने चित्र देखे, उनमें 1 तथा थोड़ा शब्द जो है संज्ञा की मात्रा या परिमाण का बोध करा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता
बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1.5 मीटर कपड़ा, 3 क्विंटल चावल, 2 किलो घी आदि। लाल अक्षरों में लिखे 1.5 मीटर, 3 क्विंटल, 2 किलो, ये तीनों शब्द परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त कम, ज़्यादा, 1 मीटर, थोड़ा, ये चारों उदाहरण जो हैं आपके समक्ष जो मैंने दिए हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, इस स्लाइड पर लिखे वाक्यों को ध्यान से देखें। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। पहला वाक्य, इस किताब को जरूर पढ़िए। दूसरा वाक्य, उस घर में कौन रहता है। तीसरा वाक्य, कौन लोग थे वे। और चौथा वाक्य, जिसका सामान हो ले जाए। इन चारों वाक्यों में इस, उस, कौन तथा जिसका जो लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं, ये चारों शब्द, दोबारा से बोल रहा हूं, इस, उस, कौन तथा जिसका सर्वनाम शब्द जो हैं, ये संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का, मेरा बेटा, वह तारा, उनके घर। यहाँ वह, मेरा, फिर वह तथा उनके, ये चारों सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, अब तक हमने विकारी शब्द का तीसरा भेद विशेषण और उसके भेदों का अध्ययन सचित्र उदाहरण सहित किया। अब मैं आपके समक्ष विकारी शब्द का जो चौथा भेद है उसकी ओर बढ़ता हूँ। आपके समक्ष स्लाइड है जिस पर क्या लिखा है, चित्र देखें और बताएं इनमें क्या क्या हो रहा है। अब मैं आपके समक्ष 3-4 तस्वीरें लेकर आऊँगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। आपने उन्हें ध्यानपूर्वक देखना है और मुझे बताना है कि उनमें क्या क्या हो रहा है। लो विद्यार्थियों, पहली तस्वीर है आपके समक्ष। इसे ध्यानपूर्वक देख लें, क्योंकि इसके उपरांत मैं आपसे प्रश्न करूंगा। यह दूसरी तस्वीर है आपके समक्ष। इसे भी ध्यानपूर्वक देखें और अपने मस्तिष्क में इसकी छवि को बनाएं ताकि आप प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर दे सकें। यह तीसरी तस्वीर आपके समक्ष है। इसे भी ध्यानपूर्वक देखें कि इसमें कौन क्या कर रहा है। यह चौथी तस्वीर है आपके समक्ष। इसे भी देखें ताकि आप प्रश्न का उत्तर दे सकें। विद्यार्थियों, यह पांचवी और अंतिम तस्वीर है आपके समक्ष। इसे भी ध्यान से देखें कि इस दृश्य में कौन क्या कर रहा है। अब आपने इन पांचों तस्वीरों को देखा और मुझे उम्मीद है कि आपने तस्वीरों को देख के अपने मन में जो छवि बनाई है उसके अनुसार यह पाया होगा कि प्रत्येक चित्र में कोई ना कोई कार्य अर्थात काम हो रहा है। कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई अपना कॉपी में काम कर रहा है, कोई संगीत सुन रहा है, कोई गेंद खेल रहा है। अर्थात
मेरा कहने का भाव यह है कि प्रत्येक तस्वीर में कोई ना कोई कार्य अर्थात काम हो रहा है। विद्यार्थियों, आओ यह जानें कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का जब बोध होता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, उस शब्द को हिंदी व्याकरण में क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिया जो विकारी शब्द का चौथा भेद है। आओ इसका आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। इसके उदाहरण क्या हैं? ध्यान से देखिए। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण हम बोल सकते हैं, जैसे अमन खाना खा रहा है, अमन विद्यालय जा रहा है, अमन क्रिकेट खेल रहा है। तो इन वाक्यों में नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, खेल रहा है आदि शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है। अतः ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया को पहले भी बताया विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा हमने जानी, उसके उदाहरण भी हमने जाने। अब हम कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। पहला होता है सकर्मक क्रिया, यानी पहला भेद है सकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। नीचे दो दृश्य दिए हुए हैं। तीन बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और दूसरे दृश्य में आप देख पा रहे हैं कि एक लड़की सो रही है। अब विद्यार्थियों, इन दोनों दृश्यों को भी देख लो। पहले आपने दो दृश्य देखे थे, दो तस्वीर, अब ये दो तस्वीरें हैं। अब इन चारों तस्वीरों में क्या हो रहा है? पहले चित्र में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरे चित्र में लड़की सो रही है, तीसरे चित्र में बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, और चौथे चित्र में बच्चे नाच रहे हैं। तो विद्यार्थियों, पहले चित्र में देखिए, फुटबॉल खेल रहे हैं, सकर्मक क्रिया है। लड़की सो रही है, कर्म का अभाव है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, कर्म हो रहा है, सकर्मक क्रिया। बच्चे नाच रहे हैं, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। आओ सकर्मक क्रिया की परिभाषा को जानें। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, राम फल खाता है, वे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे गाना गा रहे हैं। इन चारों वाक्यों में लाल अक्षर से लिखे हुए पद पुस्तक पढ़ता है, फल खाता है, क्रिकेट खेलते हैं, गाना गा, ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है, आओ इसे जानें। जब क्रिया के साथ क्या प्रश्न का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे राम फल खाता है। क्या खाता है? फल। जब हमने इस वाक्य में राम फल खाता है क्या प्रश्न किया, क्या खाता है, उसका उत्तर मिला फल, तो यहाँ उत्तर मिलने के कारण सकर्मक क्रिया विद्यमान है। अकर्मक क्रिया, ध्यान से सुनिए। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, लड़की सो रही है, वे खेलते हैं, बच्चे गा रहे हैं।
इन चारों वाक्यों में अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्म का अभाव है। अब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है, आओ इसे जानें। जब क्रिया के साथ कौन प्रश्न का उत्तर मिले तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम खाता है, कौन खाता है? राम। विद्यार्थियों, जब हम वाक्य में क्रिया से पूर्व कौन प्रश्न करते हैं और उसका यदि उत्तर मिलता है तो वह वाक्य जो होता है उसमें अकर्मक क्रिया विद्यमान होती है। कर्म के आधार पर हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया का उदाहरण सहित अध्ययन किया। आओ बच्चों, अब मैं आपको कुछ और क्रियाओं के बारे में भी बताता हूँ जो हमारे लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। विद्यार्थियों, मुख्य क्रिया कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे रमा आम लाई, इसमें लाई मुख्य क्रिया है। अब हम जानते हैं सहायक क्रिया क्या है। क्रियापद में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अंश बचता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चलने लगा है, यहाँ विद्यार्थियों लगा है जो लाल अक्षरों से लिखा गया है वह सहायक क्रिया की भूमिका अदा कर रहा है। तो विद्यार्थियों, वाक्य में एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। आओ अब अगली क्रिया संयुक्त क्रिया क्या है इसे जानें। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है। इस वाक्य में खाना और चुकना दो क्रियाओं के मेल से एक पूर्ण क्रिया बनी है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चल देना, रो पड़ना, हंस देना, झुक जाना, ये सभी क्रियाएं विद्यार्थियों संयुक्त क्रियाएं हैं जो दो क्रियाओं के मेल से बनकर एक पूर्ण क्रिया के रूप में बनी है। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगली क्रिया जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह है समापिका क्रिया तथा असमापिका क्रिया। विद्यार्थियों, वह क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हम दिल्ली जाएंगे, मैंने पुस्तक पढ़ी। यहाँ लाल अक्षरों में चिन्हित जाएंगे और पढ़ी ये दोनों क्रियाएं वाक्य के अंत में आ रही हैं, इसलिए इन्हें समापिका क्रिया के नाम से जाना जाएगा। अब असमापिका क्रिया क्या है ये भी जान लें। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त न हो, अर्थात वह वाक्य में अन्यत्र आए, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोते रोते थक गया है, सभी से बैठकर बातें करो। इन दोनों वाक्यों में रोते रोते तथा बैठकर जो क्रियाएं हैं वह वाक्य के मध्य में आई हैं। अतः ये दोनों क्रियाएं यहाँ असमापिका क्रिया की भूमिका अदा कर रही हैं। तो विद्यार्थियों, हमने कर्म के आधार पर
सकर्मक अकर्मक, मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया तथा अंत में समापिका क्रिया व असमापिका क्रिया के बारे में अध्ययन किया। विद्यार्थियों, विकारी शब्द के अंतर्गत विशेषण तथा क्रिया का हमने सचित्र उदाहरण सहित अध्ययन किया। ये विकारी शब्द के जो ये 4 भेद हैं, इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन कराने का मेरा मकसद यही है कि आप विकारी शब्दों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लें, ताकि सप्रसंग गद्यांश की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें विशेष पक्ष में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम जीवन परिचय लिखते हैं वहाँ भी हम यह लिख सकते हैं कि लेखक या लेखिका ने विकारी शब्दों का अपनी रचना में बखूबी प्रयोग किया है। उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, या यहाँ सकर्मक अकर्मक क्रियाओं का, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया का, संयुक्त क्रियाओं का बखूबी प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जब हम किसी पहलू का विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसका हम अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग कर सकते हैं। यथा पदबंध के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। हम जानते हैं पदबंध के 5 भेद होते हैं। उनमें से संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तथा क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध, ये 5 भेद हैं। हम पदबंध तभी छांट पाएंगे जब हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय का विस्तृत ज्ञान होगा। सारांश। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपने क्या समझा? मेरे अनुसार जो आपने समझा है वह निम्न प्रकार से है। विकारी शब्द का अर्थ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। विकारी शब्द के भेदों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। विशेषण का उदाहरण सहित आपने वर्णन प्राप्त किया है आज, इसके बारे में विस्तार से सीखा है। क्रिया का उदाहरण सहित वर्णन आपने आज अपने समक्ष प्रस्तुति के माध्यम से सीखा है। और हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको ज्ञान प्रदान किया गया है। आओ पुनरावृत्ति करें और अपना स्व का आकलन भी करें। उचित विशेषण अथवा क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। मैं आपके समक्ष वाक्य पढ़ूंगा, उसके कोष्ठक में दिए गए विकल्पों को भी पढ़ूंगा। आपने उनको ध्यान से सुनना है। पहला वाक्य, सकर्मक क्रिया में डैश प्रश्न का उत्तर मिलता है। सकर्मक क्रिया में डैश प्रश्न का उत्तर मिलता है। कोष्ठक में विकल्प हैं कौन या क्या, तो इसका उत्तर होगा क्या। दूसरा है, रात को अमावस्या कहते हैं। डैश रात को अमावस्या कहते हैं। इसमें कौन सा विशेषण आएगा? चांदनी या अंधेरी? तो आंसर है अंधेरी। तीसरा वाक्य ध्यान से सुनिए। कर्ता जो काम करता है उसे डैश कहते हैं। कोष्ठक में है विशेषण या क्रिया। तो कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। चौथा तथा अंतिम वाक्य, अकर्मक क्रिया में डैश प्रश्न का उत्तर मिलता है। हमने अकर्मक क्रिया का विस्तार से अध्ययन किया था। किस प्रश्न का उत्तर मिलता है? कोष्ठक में है कौन या क्या, तो इसमें आएगा कौन। कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है। अब आपके समक्ष जो स्लाइड है इसे ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें मिलान करना है। आपके सामने 2 कॉलम हैं। पहले में शब्द लिखे हुए हैं, दूसरे में विशेषण के नाम लिखे हुए हैं। 4 गुलाब, मेरा बेटा, 10 किलो सफ़ेद रसगुल्ला, लाल मिर्च। दूसरी तरफ आप देखें, परिमाणवाचक विशेषण, विशेष्य, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक
विशेषण। अब आप इसमें बच्चों ध्यान से देखिए कि संख्यावाचक कौन सा है, सार्वनामिक कौन सा है, गुणवाचक कौन सा है, विशेष्य कौन सा है और परिमाणवाचक कौन सा है। आओ इनका मिलान करें। 4 गुलाब, 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। मेरा बेटा, मेरा सर्वनाम है लेकिन उसके तुरंत बाद संज्ञा आ रही है इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। 10 किलो, किलो मात्रा है, परिमाणवाचक विशेषण है। सफ़ेद रसगुल्ला, सफ़ेद रंग दर्शा रहा है, गुणवाचक विशेषण। और लाल मिर्च, इसमें मिर्च क्या है? संज्ञा है अर्थात विशेष्य है। विद्यार्थियों इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में घोड़ा दौड़ रहा है। कर्म के अनुसार कौन सी क्रिया है? कर्म के अनुसार कौन सी क्रिया है? अब आप बताइए, कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। तो कौन सी हुई? अकर्मक क्रिया। विद्यार्थियों ये अंतिम स्लाइड आपके समक्ष है, ध्यान से देखिए। इस चित्र में स्त्री सब्जियां काट रही है। कर्म के अनुसार कौन सी क्रिया है? अब आप प्रश्न कीजिए, क्या काट रही है? सब्जियां। तो जब क्या का उत्तर हमें मिल जाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है विद्यार्थियों? सकर्मक क्रिया। तो यहां इस वाक्य में सकर्मक क्रिया विद्यमान है। विद्यार्थियों यह थी आज की विकारी शब्द भाग 2 की प्रस्तुति। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द के भेदों का पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। आपने इस प्रस्तुति को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।